गुड आफ्टरनून मैम। कैमरा सबका क्यों बंद है? ऑन करिए। एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। क्वेश्चंस बनाए हो तुम लोग? कोरिलेशन का मैंने कहा था डेटा है कैलकुलेटिव डेटा, उस पर चेंज ऑफ ऑरिजिन अप्लाई करने के लिए यस मैम। दिया हुआ है। वो डेटा थोड़ा लार्जर डेटा था ना, 500 कुछ इस तरह का दिया हुआ है, तो उस पे अप्लाई करने के लिए मैंने कहा था चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। ये हो सब या नहीं बताओ जरा मुझे। नहीं सब मम संस्कृति बनाया है या नहीं बनाया है बताइए। मनीष कुमार रोल नंबर 27। यस मैम। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो? यस मैम। ये हो। चलो निकी बनाए हो या नहीं? फिर युवराज क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है? क्या बोल रहे हो? म्यूट करके बोलोगे तो सुनाई क्या चलेगा? मैम किए थे ना कल किए थे, वही क्लास में जो किए थे वही किए थे कि उसके बाद भी किए थे? ये जानना है मुझे, उसके बाद किए थे या नहीं? यस मैम उसके बाद भी किए थे। अच्छा चलो ठीक है। तो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोरिलेशन क्या है? रैंकिंग का कन्वर्ट करके हम लोग बना रहे थे रैंक कोरिलेशन, मैंने बताया था, ठीक है? लास्ट में वही बताया था ना, रैंकिंग में कन्वर्ट करके थोड़ा लास्ट में हमें थोड़ा रफ आइडिया दे रहे थे रैंक कोरिलेशन का, और Yes, शुरू में ma'am. मैंने कोरिलेशन का प्रॉब्लम्स कराया था कुछ। चलो उससे पहले हम एक चीज और बता दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ नोट कर लीजिए पॉइंट। ग्राफिकली भी कोरिलेशन को शो किया जाता है कभी कभी, ठीक है? सो ग्राफ कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू द कोरिलेशन वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन जो है उस पे ग्राफ कैसे शो कर सकते हैं ये देखो। मैंने एक टर्म डिफाइन किया था परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, कोई बता सकता है क्या था वो? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जब हम लोग का वैल्यू 1 आता है मतलब प्लस में, तो उसको हम लोग परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। परफेक्ट +1 वैल्यू आते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू 1 व्हेन r इज इक्वल टू +1। इन शॉर्ट ऐसे सिंपली बोलो, r का वैल्यू जब +1 होता है देन दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है? अब r का वैल्यू अगर 1 होता है तो ग्राफिकली कोरिलेशन को देखो इस तरह से रखते हैं, जैसे मान लीजिए x, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबको पता है ना, x और y को हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस मैम। जिधर हमारा एक वेरिएबल x इधर हो, y वेरिएबल हो, और अगर आपको कोरिलेशन रिप्रेजेंट करना है तो x और y का जो वैल्यूज आता है उसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाओ। अगर मान लो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू भी 2 है, तो पॉइंट अगर आप डिनोट करेंगे ग्राफ में तो वो यहाँ आएगा कहीं ना कहीं। x का वैल्यू सपोज 4 है और y का वैल्यू भी सपोज 4 आता है, तो आप यहाँ पे ग्राफिकली उसको लोकेट करेंगे। सिमिलरली इफ x is 6 and y is also 6, देन आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में यहाँ पे, है ना? अगर इसको ग्राफिकली इस तरह से ऐसे मिलाते चले जाओ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है? इस तरह से ग्राफ जाएगा और ये स्ट्रेट होगा। अगर r का वैल्यू 1 है तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। कोरिलेशन का ग्राफ अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं देन दैट इज इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है? r का वैल्यू 1 हो तब ऐसा कोरिलेशन होगा, ठीक है? समझ रहे हैं क्या हो रहा है? इफ x इज इंक्रीजिंग, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 है, x 4 है y 4 है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यूज भी बढ़ रही है, तो कोरिलेशन जो होगा, कोरिलेशन का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा। हाँ रूपम बोलिए।
मैम कोरिलेशन का पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कोरिलेशन का पीडीएफ, अच्छा आपका लेट एडमिशन है क्या? ये मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, क्या कोरिलेशन का मैम? कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। आप लेट से हाँ एडमिशन लिए हो, क्लास बाद में ज्वाइन किए हो? नो मैम, मेरा कल का क्लास छूट गया है आपका वाला। अच्छा लास्ट क्लास छूटा है ना, उसके पहले वाला क्या क्वेश्चन किए हुए हो ना, कोरिलेशन का डेफिनेशन वगैरह किए थे? हाँ मैम, पहले वाला तो किए हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक है, तो वो तुम वीडियोस देख लेना, उससे मिल जाएगा। लास्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही कराया था ना इधर। थ्योरेटिकली तो कुछ डिफाइन नहीं किया था, रैंक का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, अगर r का वैल्यू +1 होगा तो ग्राफ इस तरह का होगा। अगर r का वैल्यू -1 होगा, इसका लॉजिक सिंपल है, जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ स्ट्रेट ऐसे जाएगा। अगर r का वैल्यू -1 होता है तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, और जो कोरिलेशन होगा ये ऐसा होगा। मतलब ग्राफिकली अगर शो करोगे नेगेटिव कोरिलेशन को, तो जैसे जैसे इसमें सिंपल मतलब है, अगर y बढ़ रहा है तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यही चीज होता है नेगेटिव कोरिलेशन में, जो मैंने लॉजिकली आपको बताया हुआ है। ग्राफिकली बस इसको देखोगे ग्राफ, तो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं whether there is a positive correlation or there is a negative correlation। साथ में अगर सपोज r का वैल्यू 0 हो जाए, अगर r का वैल्यू 0 होता है then there is no correlation। सो नो कोरिलेशन होगा तो r का वैल्यू इस तरह का ग्राफ जाएगा, या तो इस तरह का होगा या तो इस तरह का होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका कोरिलेशन जो होगा वो 0 होगा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सो r का वैल्यू अगर 0 है तो कोरिलेशन का ग्राफ होगा इस तरह का, r का वैल्यू अगर -1 है तो ग्राफ होगा इस तरह का, और r का वैल्यू अगर +1 है तो ग्राफ होगा इस तरह का। This is showing positive correlation, positive correlation, this is negative perfect correlation, and this is no correlation। ठीक है, क्लियर है? बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे जल्दी से। और इसको नोट भी कर लो सब लोग। मैम बोलो। पॉजिटिव कोरिलेशन में जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, बट इन दोनों का मतलब सेम जाता है ना। अगर इंक्रीज करेगा तो दोनों करेगा और डिक्रीज करेगा तो दोनों करेगा। तो वैसे ही निगेटिव कोरिलेशन होता है, तो इसका जो हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी ये स्ट्रेट लाइन होगा। देखो सिंपल एक चीज ये हम क्या बोले, एक मिनट समझो मेरी बात, सुनो ध्यान से। एक अगर इंक्रीज कर रहा है और दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है तब नेगेटिव कोरिलेशन की बात आती है। अब देखो दोनों इंक्रीज कर रहा है तो इस तरह से जाएगा, और परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब हो गया जितना ये इंक्रीज कर रहा है उतना ही ये भी इंक्रीज कर रहा है। x का वैल्यू भी 2 है, y का वैल्यू भी 2 है, x का वैल्यू भी 4 है, y का वैल्यू भी 4 है। दोनों अगर एग्जैक्टली सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे सिंपली एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा इंक्रीज कर रहा है तो हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, और दोनों सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या हो रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, और दोनों अगर सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है, सेम अमाउंट इंक्रीज करने का मतलब हुआ ये कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। सेम अमाउंट कहने का मतलब है। और नेगेटिव है मतलब डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। नो कोरिलेशन का मतलब है एक्स और वाई आपस में कहीं रिलेटेड नहीं है,
तो x का कोई भी वैल्यू रखोगे y का एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, y का कोई भी वैल्यू रखोगे x का एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, तब हम नो कोरिलेशन बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, बहुत सारे केसेस में स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, तो उसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही स्टडी किया जाता है। जैसे आपने कोरिलेशन के पहले स्टेटमेंट में ही लिखा है डेफिनेशन में, कोरिलेशन इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये स्टेटमेंट था या नहीं, देखो तो जरा। यस मैम। हाँ, दैट हाँ, इज अ मैम। लीनियर रिलेशनशिप। अगर लीनियर नहीं भी होगा तो आपको उसको अप्रोक्सीमेट लीनियर बनाना पड़ता है। जैसे देखो, कभी कभी क्या होता है, इस चीज को बहुत ज्यादा कुछ लोग कंफ्यूज होने के लिए मत इस्तेमाल करने लगना, समझना क्या है। बहुत सारा कभी x के वैल्यू के लिए y का इस तरह का x y का वैल्यू पूरा लिस्ट रखा हुआ है इस तरह का, समझे? ये इसका कुछ लिस्ट रखा हुआ है, इसको स्कैटर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो? इसको स्कैटर्ड प्लॉट भी बोला जाता है। अब क्या होगा, ये समझ लो तुम क्लास के डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हो, ठीक है? इस क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स हो तुम लोग, समझ लो क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट को इस तरह से बैठा दिया गया है, या फिर सबसे ओपिनियन कुछ किसी बारे में पूछा गया है। सपोज किसी को सीआर बनाना है, सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है, और ये सब ओपिनियन यहाँ पे हम डॉट डॉट के टर्म में लिख देंगे, ठीक है? अब सबका बात मानना क्या पॉसिबल है? नहीं है, है ही नहीं पॉसिबल, बिकॉज एक सिंगल कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है। तो सिंगल कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए ये कोशिश किया जा सकता है मैक्सिमम लोगों का बात समझ लिया जाए, मैक्सिमम लोगों की बात समझी जाए, उसकी बात मानी जाए, सबकी बात नहीं मानी जा सकती। तो यहाँ से हम ऐसा एक लाइन पास करा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जो कि इन सब के ओपिनियन को कहीं ना कहीं मैच करे। लाइक ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे हम जब भेज रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों की बात सुनी जा रही है, ऐसा बोला जा सकता है। बताओ है या नहीं? यस मैम। तो ये डिफरेंट डॉट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट बन नहीं पा रहा है, स्ट्रेट इसको समझो, ये स्ट्रेट बन जा रहा है। मैक्सिमम लोगों की बात हम मान रहे हैं, कुछ लोगों का जो है जो डिस्टेंस आ रहा है कि बहुत लोगों की बात नहीं सुनेंगे। तो यही चीज होता है कोरिलेशन में, बहुत सारे डॉट डॉट ऐसे टर्म्स मिलते हैं, बट हमें एग्जैक्टली ऐसा टर्म लेना है जो कि लीनियर फॉर्म में आ जाए, लीनियर रिलेशनशिप डिफाइन करता है। तो इसलिए अगर इस तरह का भी ओपिनियन होगा तो हमें लेना कैसा फॉर्म है? स्ट्रेट फॉर्म, ठीक है? लीनियर रिलेशनशिप लेना। तो लीनियरली जो मैक्सिमम टर्म टच करता है उसको लोगे, बाकी को इग्नोर कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अब पॉलिटिकल पार्टीज की ही बात कर ले, जिसको 50% से ज्यादा वोट आ जाता है, क्या होता है? वो विनर है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो विनर है, मतलब बाकी लोग जो 49%, सपोज किसी को 51% वोट आया, तो 49% लोग क्या है, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट थे। लेकिन जब वो कुछ करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, कुछ लॉ, कुछ या फिर कुछ भी वर्क कर रहा है, तो वो सबके लिए होता है, किसी एक उसके लिए नहीं है। जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जो लोग नहीं वोट दे रहे हैं, उनके लिए भी वो वही काम कर रहा है, जनरल काम होता है। तो यही चीज है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें मैक्सिमम का ओपिनियन कोशिश किया गया है लेने का, बट सबका ओपिनियन मर्ज हो ये जरूरी नहीं है। इस तरह से ये जब भी होता है, जब भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, डेटा लेते हैं, तो सारा डेटा को हम पॉइंट में रख के, फोकस में रख के प्लान नहीं कर सकते। बस ये कोशिश किया जा सकता है कि ये जब तो ग्राफ जैसा भी होगा ना, ये कुछ इस तरह का होगा, लेकिन आप लीजिएगा किसको, जो मैक्सिमम पॉइंट को कवर कर ले। तो मैक्सिमम पॉइंट जब नेगेटिव कोरिलेशन का होगा ना, तो इस तरह से आएगा, जब पॉजिटिव का होगा तो इस तरह से आएगा। अब मैक्सिमम इस तरह का है, तो इसमें ज्यादा लोगों का ओपिनियन कैसे मिलने वाला है? इस तरह से जाओगे ग्राफ में तो कोरिलेशन इस तरह से मिल रहा है, मतलब अब किसी में कहीं मैच नहीं है, एक्स और वाई आपस में डिपेंडेंट नहीं दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है, तो ये टर्म आ गया। बस यही चीज है, ठीक है? समझ आ गया? कोरिलेशन पॉजिटिव को, नेगेटिव को और नो कोरिलेशन को ग्राफिकली हम कैसे शो कर सकते हैं? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? आगे बढ़े, रैंक कोरिलेशन वाले टॉप पे आ जाए। यस मैम। चलो अब लिखो, रैंक कोरिलेशन का थ्योरी लिख लो, जो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में। मैंने कुछ बता दिया था ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बट इसको आज कर लेते हैं, ठीक है? लिखिए रैंक कोरिलेशन।
rank correlation. Rank correlation is the correlation between the ranks of given data. Between the ranks of given data. Rank correlation is the correlation between the ranks of given data. In this case, फिर से मैं क्या हुआ? मैम फिर से बोलिए ना। क्या कितना स्लो लिखती हो? Clear? Rank correlation is the correlation between the ranks. Rank correlation is the correlation between the ranks of the given data. For calculating rank correlation, we first, for calculating the रैंक ऑफ गिवन data के बाद rank of the given data, उसके बाद full stop, फिर लिखो. For calculating the rank correlation, we first convert the data. In form of ranks. We first convert the data in form of ranks. And with the help of difference of ranks, we calculate the rank correlation. It is given by, कैलकुलेट द रैंक्स हुआ मैम। we calculate the ranks of, we calculate the correlation of ranks. It is denoted by row, like this. या कभी कभी R से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, but row is the notation of ranks. Rank correlation. Row word लिखते हैं, ठीक है? It is given by Spearman. It is given by Spearman. It is given by Spearman's rank for Spearman. Spearman apostrophe. That's why it is also known as Spearman rank correlation coefficient. स्पीयरमैन के बाद Spearman's rank correlation coefficient. Spearman's rank correlation coefficient.
ठीक है, लिख लिए। चलो इसके बाद लिखो the rank correlation is mathematically defined as the rank correlation is mathematically defined as फॉर्मूला किसी को याद है? मैंने लास्ट डे बताया था। यस मैम। चलो लिखो, कुछ लोगों को नहीं भी याद होगा। फॉर्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन या फिर स्मीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स summation di square divided by n into n square minus 1। ठीक है, ये है रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला जो आप कैलकुलेट करोगे। अब मैंने स्टेटमेंट में देखो आपको सारी बात लिखा दी है। पहले डेटा को आप कन्वर्ट करते हैं रैंक्स में, रैंक्स का डिफरेंस निकालते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, यही स्टेटमेंट आप लिखे हो। जो रेंज ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो वही होता है जो कि पहले था। क्या था? -1 से लेके +1 तक। ठीक है, सो रैंक कोरिलेशन यहाँ पे ये भी लिख दीजिए, द रेंज ऑफ रैंक कोरिलेशन, और बेटर होगा रैंक कोरिलेशन के पहले लिख लो रेंज ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1 to 1। ये वही होता है जो कि सिंपल कोरिलेशन का होता है, और मैंने बताया था दोनों का आंसर सेम ही आता है ना, क्योंकि वो उसी से डिफाइन होकर आया है। ठीक है, समझ गए? यस यस मैम। रैंक अब देखो यहाँ पे दो चीज फिर से समझना है जो हम शुरुआत में भी बताए हैं और अभी फिर से वापस से बता रहे हैं। जिसको कंफ्यूजन होगा अभी क्लियर कर लेना, हो सकता है जो पहले कंफ्यूज रह गए हो थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे मैंने फिर से लास्ट जो भी एग्जांपल बताया था कोरिलेशन का, उसमें मैंने दो चीज बताया था, -1 और 1। जब भी देखो -1 से लेकर 1 तक आ रहा है तो -1 से 1 तक जो ये दोनों पॉइंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट है। चलिए तुमको पता है ये परफेक्ट नेगेटिव वाला केस है और वो परफेक्ट पॉजिटिव वाला केस है, पता है ना? 1 तब आता है जब परफेक्ट पॉजिटिव होता है और -1 तब होता है जब परफेक्ट नेगेटिव होता है। अब यही चीज अप्लाई करोगे रैंकिंग पे। मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, सपोज किसी एक का फर्स्ट रैंक आएगा, ठीक है, दूसरे का सेकंड रैंक आएगा। मैक्सिमम रैंक कितने आ सकते हैं बताओ तो? किसी की क्लास में 60 स्टूडेंट्स की क्लास में मैक्सिमम रैंक किसी का कितना आएगा? 60 स्टूडेंट की क्लास में 60 आएगा। 30 के स्टूडेंट की क्लास में लास्ट रैंक किसका आ सकता है? 30 आ सकता है। जितने नंबर सबसे लास्ट पोजीशन हम मान लेते हैं लास्ट रैंक होगा, इससे ज्यादा तो रैंकिंग नहीं आ सकता किसी का। So suppose first rank is the someone is getting first rank, second हो जाएगा, थर्ड होगा। इस तरह अगर मान लो n ऑब्जर्वेशन है क्लास में, n नंबर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रैंक्स अगर हमें लास्ट रैंक भी मिला तो क्या मिलेगा? थर्ड रैंक या लास्ट रैंक n रैंक। सपोज क्लास में 3 ही स्टूडेंट है तो लास्ट रैंक कितना मिलेगा? किसी को लास्ट ही रैंक मिला, चलो हम कुछ नहीं पढ़ रहे, लास्ट रैंक आया तो क्या मिलेगा? एटलीस्ट थर्ड रैंक तो आ जाएगा, है ना? कुछ भी नहीं पढ़े सपोज, तो क्लास में 3 स्टूडेंट है तो लास्ट रैंक तो मिल सकता है। अब यही चीज यहाँ पे देखना है कि जब भी आप रैंकिंग करेंगे तो जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही आपका लास्ट रैंक हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है, आपको लास्ट रैंक मिल जाए या शुरू से लेकर अंत तक कोई भी एक रैंक मिले, इतना ही ऑप्शन है। इससे ज्यादा नंबर किसी का नहीं आ सकता। अब इस चीज को कुछ इस तरह समझो
आपने एग्जाम दिया है सपोज 2 पेपर का, फर्स्ट पेपर में आपका कुछ एग्जाम में मार्क्स आया होगा, सेकंड पेपर में कुछ एग्जाम में मार्क्स आया होगा। क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको दोनों ही पेपर में दोनों में ही फर्स्ट रैंक मिल जाए? ऐसा हो सकता है? आ सकता है। इसी तरह सेकंड रोल नंबर का उसको जो है कोई और दूसरा स्टूडेंट है, उसको दोनों ही पेपर में सेकंड रैंक आ जाए, थर्ड स्टूडेंट दोनों ही पेपर में रैंक थर्ड आ जाए, फोर्थ दोनों को ही फोर्थ आ जाए, इस तरह से हो सकता है। ठीक है। यस मैम। अब यही चीज अगर मान लो ये एक सेट मैंने ये एक सेट मान लो है, इसी तरह का मैंने एक और स्टूडेंट ले लो, सपोज 5 है, इसका भी 5th रैंक आ जाए। यही पॉसिबिलिटीज है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलो 4 ये लेके चलते हैं। इसके बाद इसी तरह अगर हो सकता है दूसरा ऑप्शन क्या होगा, आपको फर्स्ट पेपर में सपोज यू आर गेटिंग फर्स्ट रैंक एंड मान लीजिए सेकंड पेपर में आपको लास्ट रैंक मिल जाए, यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। पहला रैंक आया हो, सेकंड रैंक आएगा, थर्ड रैंक आएगा, फोर्थ रैंक आएगा, लास्ट रैंक तो यही है क्योंकि टोटल क्लास में 4 ही स्टूडेंट है। सपोज सेकंड जो पर्सन है उसको इसमें सेकंड रैंक आया, इसमें सपोज थर्ड रैंक आ गया, नेक्स्ट में इसमें थर्ड रैंक आया, इसमें मान लो सेकंड रैंक आ जाएगा, और इसमें फोर्थ है लास्ट रैंक है और शुरू वाला फर्स्ट रैंक आ जाएगा। ये दोनों देखो जरा इनवर्स केस आ रहा है क्या, दोनों में ही सेम रैंक आ रहा है, और इसमें दोनों में ही फर्स्ट में एक में फर्स्ट आया, एक में लास्ट रैंक, एक में यहाँ पे सेकंड रैंक आ रहा है, सेकंड लास्ट रैंक, थर्ड रैंक, थर्ड लास्ट रैंक, फोर्थ रैंक एंड फर्स्ट रैंक। ठीक है, यही हो रहा है। जब आपके पास दोनों में सेम रैंक वाला केस होगा तो देखो जरा क्या आएगा, वैल्यू जरा ध्यान से देखना। द डिफरेंस ऑफ रैंक, डिफरेंस ऑफ रैंक क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, यही होगा ना। और सब 0 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पे जाओ वापस से, क्या था रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 times summation di square divided by n into n square minus 1। बताओ यही है फॉर्मूला ना। यस मैम। अब ये वैल्यू सपोज 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो रो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 का मतलब 1 माइनस the whole term, this whole term is going to be 0 because summation di square is equal to 0। so 0 से कुछ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, उस 0 में कुछ से डिवाइड करोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली द रैंक इज व्हाट, 1। the rank is 1। so if someone is getting the same rank in 2 different subjects, in 2 different कुछ भी particular task ले लो, then the correlation is 1। तो ऐसा कब होता है, जब आपको सब में ही सेम रैंक वाला केस मिल जाए, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, याद है? ऐसा ही कुछ डेटा दिखाया थे सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके कि आपका कोरिलेशन परफेक्ट आ जाता है। सो यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, अगर आपको सेम रैंक मिल रहा है देन कोरिलेशन जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर अपोजिट कोरिलेशन मतलब अपोजिट रैंक आ रहा है, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस इन रैंक, ये ध्यान देना क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज गेटिंग द फर्स्ट रैंक एंड द लास्ट रैंक इन सेकंड पेपर, फर्स्ट रैंक एंड लास्ट रैंक। अब डिफरेंस हो तो इससे ज्यादा डिफरेंस क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट में आप फर्स्ट रैंक ला रहे हो और लास्ट रैंक मतलब 60th रैंक ला रहे हो अपने क्लास में दूसरे पेपर में, इससे ज्यादा डिफरेंस ऑफ रैंक पॉसिबल है क्या? एक सब्जेक्ट में मान लो आपको स्टैटिस्टिक्स में आया फर्स्ट रैंक और दूसरे पेपर में आ गया लास्ट रैंक, तो क्या होगा, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। Yes, ma'am. एक हो रहा है स्पोर्ट्स में आ रहे हैं टॉप में 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है, और पता चला स्टडी में 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो लास्ट रैंक मान सकते हो, वही चीज है। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस जो होगा यहाँ पे, ये डी निकालिएगा जब आप, तो ये डी क्या हो गया, 1 माइनस 4 दैट इज -3, 2 माइनस 3 क्या होगा,
सब बोल ही नहीं रहे, क्या हो गया तुम लोग को? -1 1, ये क्या होगा 1, ये होगा 1 3 1 3 अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 1 हो जाएगा, 1 होगा और ये भी 9 हो 9 जाएगा। तो अब आपके पास जो दिया स्क्वायर आया वो क्या आया, टोटल सम जोड़ लीजिए, 9 9 18 और 2 20। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, सेम फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 20। 6 into 20 हो जाएगा because summation दिया square is 20, so 6 into 20 divided by n into n square minus 1. So what is n? N is 4 here. 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 16, 16 minus 1 is 15 and 15 into 4 4 20 4 into 15. So 4 into 15, अब इसको सिंप्लीफाई करो तुम, 4 से इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 5 and 5 into 3 and this 3 divided by 6 2 हो जाएगा, so 1 minus 2 and we are getting -1. So rank -1 कब आएगा, when the all are just opposite to each other. मतलब एक को फर्स्ट रैंक आया है, एक सब्जेक्ट में फर्स्ट एंड द सेकंड इज इन लास्ट, यहाँ सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ और फर्स्ट। सो अगर अपोजिट रैंक सबको मिल जाते हैं देन व्हाट वी आर गेटिंग इज -1 कोरिलेशन। और अगर आपको सेम रैंक मिल जाता है इन टू सब्जेक्ट्स देन व्हाट वी आर गेटिंग इज +1 कोरिलेशन, और इस केस में -1 कोरिलेशन आता है। ठीक है, यही है पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ रैंक्स। यहाँ आपको कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा जब आप पूरे डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं रैंक में, क्योंकि रैंक में कन्वर्ट करने से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उतना ही नंबर बच जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें कैलकुलेशन करने के लिए हमको नंबर्स को कैलकुलेट करना पड़ता था, जो घटाव गुणा भाग जो भी करते हो वो उतना पूरा करना पड़ेगा, और इस केस में क्या होगा, सिर्फ रैंकिंग में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे प्रॉब्लम वहां होगी, सिर्फ आपको रैंक में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको नंबर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाईएस्ट नंबर कौन सा है उसको रैंक 1 देना है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है उसको सेकंड रैंक देना है, थर्ड हाईएस्ट कौन सा है उसको थर्ड रैंक देना है। इस तरह से लिस्ट अप करना पड़ेगा सारा। जब लिस्ट अप कर लोगे तब आपका काम आसान हो जाएगा। मैम अगर 2 नंबर सेम रहे तो? 2 नंबर सेम हो उसके लिए अलग लॉ है, वहां पे रिपीटेड रैंक का फॉर्मूला यूज होता है, वो दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये तब एप्लीकेबल है जब रैंक्स डिफरेंट होंगे, तब रिपीटेड रैंक्स आएंगे देन देयर इज अनदर फॉर्म जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है इस फॉर्मूला में। तो अभी हम रिपीटेड रैंक वाला टर्म नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो रैंक कोरिलेशन में डेटा को कन्वर्ट करके सॉल्व करना बना सकते हो। चलो लिखो तो जरा, एक क्वेश्चन बनाइए जरा, मुझे बताइए क्या आंसर रैंक आता है। कोरिलेशन से मैम सॉल्व हाँ करना है। रैंक कोरिलेशन से ही करना। तो पहले वाला तरीका ज्यादा आसान लग रहा है तुम लोगों को? यस मैम। इसको मैम पहले सब वाला, तो इजी ही है। अरे ये तब तो और अच्छी बात है, तब तो किसी में भी कर सकते हो, बट रैंक कोरिलेशन ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है हमेशा। इट इज बेटर मोस्ट कहो वो केसेस में। चलिए लिखिए तो, द रैंक्स गिवन बाय the two judges the ranks given by 2 judges to 10 contestants are as follows. Ma'am, the rank given by the two
The rank given by the two judges to 10 contestants are as follows. ठीक है, सो रैंक दिया हुआ है तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है, तुम लोगों को बस सिंप्लीफाई करना है। कभी कभी मार्क्स दिया रहेगा तो मार्क्स से रैंक में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैंने यहाँ क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, रैंक्स आर गिवन, सो रैंक गिवन है तो एक्स और वाई है। अब एक्स और वाई में रैंक दिया हुआ है, दो जजेस ने, एक्स और वाई जज हैं जिन्होंने 10 कंटेस्टेंट को अलग अलग रैंकिंग दी है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंटेस्टेंट जो है उसको रैंक मिला है 7 अकॉर्डिंग टू एक्स जज, एंड इसको 5th रैंक दिया है सेकंड जज ने, ठीक है, जो फर्स्ट कंटेस्टेंट था। इसी तरह सेकंड कंटेस्टेंट को एक्स जज ने दिया है रैंक 4 और इसने दिया है 2 रैंक। इसी तरह थर्ड कंटेस्टेंट को एक्स ने फर्स्ट रैंक दिया है एंड इसने 7th रैंक दिया है। नेक्स्ट को सेकंड रैंक प्रोवाइड किया है इसने और इसने 3rd रैंक दिया है। नेक्स्ट इसको इसने दिया है 5th रैंक और इसने इसको 6th रैंक दिया है। सिमिलरली 3rd रैंक दिया गया है जिसके थ्रू इसको, उसको इसने दिया है 1st रैंक। इसने जिसको 6th रैंक दिया है उसको इसने 8th रैंक दिया है। सिमिलरली इसने जिसको 9th रैंक दिया है उसने इसको 10th रैंक दिया है। This is the 1, 2, 3rd, ये भी नंबर लिख लो। 3rd contestant, 4th contestant, 5th contestant, 6th contestant, 7th है, 8th है, this is the 9th contestant and this is the 10th contestant। ठीक है, सो अब इसको जिसने 8th रैंक दिया है और इसमें आपका और क्या रैंक बच गया है, 10th रैंक। तो जिसको 10th रैंक मिला है, 1st रैंक, दिस इज द फर्स्ट रैंक ना, दिस इज द फर्स्ट रैंक। यस मैम, 9th बच गया। इसको 2nd रैंक दिया गया है, इसको 9th रैंक दिया है। 9। चलो सिंप्लीफाई करो इसको जरा। चलिए फाइंड, अब क्वेश्चन में ये क्या पूछा जाएगा, ये डेटा दे दिया ना, अब इसमें क्वेश्चन लिखो। check whether the two judges has good agreement in decision or not, ठीक है। मैम इसमें ये वाई वाले में ना 4 यहाँ पे होगा 2 की जगह पे, क्योंकि 2 दो बार लिख चुके हैं आप। हाँ वही। अच्छा, रिपीटेड रैंक हो जाएगा तब, हाँ दिक्कत होगी ना, रिपीटेड रैंक तो अभी बताए नहीं। चलो करो देखो। गुड एग्रीमेंट कब कहा जाएगा, जब दोनों का जो रिलेशन है, कोरिलेशन जो है वो हाई कोरिलेशन है।
अगर हाई कोरिलेशन नहीं होता, लो कोरिलेशन आता है, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव गुड एग्रीमेंट इन लाइकिंग और डिसलाइकिंग और व्हाटएवर। जिसका भी कुछ कंपटीशन बेस्ड हो सकता है कोई म्यूजिकल कंपटीशन का जजमेंट हो रहा हो, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जजमेंट हो रहा हो, कुछ प्राइज मनी के लिए जजमेंट हो रहा हो, सो डिपेंडिंग ऑन दैट रैंकिंग हो सकता है। तो उसमें जिस चीज का भी जजमेंट हो रहा है उसमें उनका टेस्ट कैसा है, सेम टेस्ट का है या फिर किसी को हो सकता है किसी को बहुत पसंद आया, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इस तरह का डिफरेंस हो सकता है रैंक में। तो वो चीज यहाँ बताना है, whether they have same liking or not. तो लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन में आपको कमेंट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। मैम आंसर होगा 0.442424। 4424। यस मैम। दैट मींस बहुत ज्यादा अच्छा एग्रीमेंट नहीं है ना। नो मैम। बट डेटा देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है। अच्छा और लोगों को कैलकुलेट करने दो। मैम 0.2728 आ रहा है। 0.27 आ रहा है तुम्हारा, और लो आ रहा है। युवराज का 0.44 आ रहा था ना युवराज। यस मैम 44 ही आ रहा है। 0.44 आ रहा है, इसका 0.2 आ रहा है, कैसे हो सकता है? ये तो अलग गलत है, फिर तो गड़बड़ है कुछ। अब मैम किसका उसको गड़बड़ बोलिए है रीचेक चेक कर ले। करो, दोनों हम ही रीचेक चेक कर करो, चुके हैं। दोनों ही चेक करो। क्योंकि आंसर मेथड फिक्स है, ऑथेंटिसिटी पे मेथड की ऑथेंटिसिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। मतलब कैलकुलेशन करने वाला ही कुछ गलत कर रहा है और आंसर सेम नहीं आएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल करने का। यामिनी, चंदा, निक्की, सृष्टि, सबका कैमरा क्यों बंद है? सुष्मिता, मैम आंसर तो पॉइंट में ही आ रहा है, मेरा तो आंसर लोअर आ रहा है। पॉइंट में ही आएगा। आंसर कभी भी पॉइंट से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा ही आंसर नहीं होता है। कोरिलेशन का ही आंसर नहीं होता है ज्यादा 1 से। यस मैम। तो वो तो डेसिमल में ही आएगा, वो मुझे पता है, वो पॉइंट में ही आएगा, वो श्योर है। देयर इज नो 100% कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं, -1 आएगा नहीं, श्योर है। तो डेसिमल में ही आएगा। ये तो बिना कैलकुलेट किए हम बता रहे हैं। कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू बताओ ना। मैम मेरा तो 0.47 आ रहा है। 0.47। 3 आंसर अभी तक बताया है, तीनों ने अलग अलग बताया। एक ने 0.44 बताया है, एक ने 0.27 बताया है, मैम एक ने 27 वाला गलत है। 0.27 वाला गलत है। चलो ठीक है, तो 0.44 और 0.7 में भी अभी भी कहीं ना कहीं मैम इसका रैंक ही ना निकालना है। नहीं, रैंक निकाला हुआ है, रैंक का डिफरेंस निकालो। हाँ। रैंक तो ऑलरेडी गिवन है, मैम रैंक बोले का थे ना इसका डिफरेंस। गलत है। रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन निकालना है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप कैलकुलेशन करेंगे फाइनली। ओके मैम।
बन गया? मैम मैम 5 आ रहा है। रीचेक करने पर 0.45 आ रहा है। 0.45 मैम 0.47 0.47 ठीक है। और किसी का? 0.44 मैम 0.44 0.4425 मैम 0.47 मतलब 0.47 तब कुछ होगा किसी का मिसिंग मार्क्स। बहुत लोग कुछ 0.4 बोल रहे हैं, कुछ का 0.47 आ रहा है और कुछ का 0.45 आ रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम जिसका आएगा उसी का माना जा सकता है ना? बताइए। नो मैम, हम श्योर है मेरा सही है। हाँ, ऐसे कैसे मान लें? कितना आ रहा है? 0.4424। 4424 हाँ, तो हाँ, चाहिए 4425 किसी और हाँ में मैम दिया। यही आ रहा है। यही है मैम। अब इसमें 0.44 इतना मुश्किल रहा नहीं, डी निकालना है। मेथड से देखो किसी का कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। 0.44 मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, है ना? तो होगा वही, फिर आंसर वही है। डिफरेंस निकालना है आपको तो 2 आएगा। 2 डिफरेंस ये भी हो गया, यहाँ पे डिफरेंस आपका 6 हो जाता है। दिस वन इज 1। स्क्वायर करना है, ऐड करना है, यही टर्म आएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, 1 1 एंड 6, सही है ना? सबका स्क्वायर करते चले जाओ, ऐड करो, अल्टीमेटली देखो 0.44 है। जिसका बाकी का है वो एक बार रीचेक कर लो तो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। जिनका भी मैम सही है मेरा। मैम सही है। चेक तो कर लो एक बार, कुछ तो गड़बड़ होगा ही, तभी तो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। क्योंकि इसमें डेसिमल वाला भी कुछ नहीं है कि बहुत डेसिमल आएगा, ये सब नहीं होगा। जो लास्ट में थर्ड में होता था कि आपका कुछ डेसिमल से रिमूव हो जा रहा है, बहुत कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। सारे टर्म स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म है। ये कंप्लीट नंबर्स है, इसमें आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तो रैंकिंग कभी भी होल नंबर होता है। फर्स्ट रैंक आएगा, सेकंड रैंक आएगा, 1.5 रैंक तो इसमें कॉन्सेप्ट आया नहीं है, तो डेसिमल है नहीं। तो डेसिमल से जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए वैसा कुछ टर्म नहीं आ रहा है। अब होल नंबर आ रहा है, होल नंबर का स्क्वायर करना है आपको। उसका स्क्वायर करोगे, रिजल्ट जो आएगा सम आएगा। n इंटू एन स्क्वायर -1 करते हो वो भी होल नंबर आएगा। प्रोडक्ट डिफाइन करोगे, डेसिमल के बाद वो टर्म आएगा, 1 माइनस करोगे तो वो चीज पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस कम है। एक बार चेक कर लो, बहुत शॉर्ट में चेक हो जाएगा। अपने n इंटू एन स्क्वायर -1 और वो जो प्रोडक्ट का स्क्वायर का टर्म है 36 इधर आएगा, 36 ये हो जाएगा 72, 448, 8 and 8 16, 88 तो 90 92 कितना आ रहा है टोटल 92 ही सम? आ रहा है, 92 92 है ना? सो 92 डिवाइडेड बाय कितना है, 10 रैंक्स है।
10 रैंक्स को डिवाइड करोगे तो n into n square minus 1 that is 10. 10 minus 1 जो होगा वो 99 हो जाएगा. 10 का स्क्वायर 100, 100 minus 1 99 और 1 में से इतना घटाना है. जब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास 92, 90, 99 ये फैक्टर फ्रैक्शन में आएगा जो कितना है 990. तो अगर आप डेसिमल इधर पॉइंट देंगे मतलब 1 माइनस यहाँ पे लिखें तो आप प्लस इसको क्या हुआ 92 डिवाइडेड बाय 990 तो डेसिमल आ जाएगा तो 920. मैम 92 में तो 6 इंटू करेंगे ना, फॉर्मूला है मैम तो। अच्छा हाँ 6 मल्टीप्लाई होगा. ठीक है 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कैंसिल हो ही जाएगा. ये फिर 33 आ जाएगा और ये 3 2 जा 6 2 से करिएगा तो ये 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा. 5 into 33 into 92 से डिवाइड करो जाएगा. सिंप्लीफाई करके वैल्यूज रखो. अब तो एक सिंपल नंबर आएगा. तो टोटल क्या आ रहा है 0.64 समथिंग आ रहा है क्या? नहीं मैम 0.4425 आ रहा है. फाइनल आंसर नहीं पूछ रहे हैं हम, फ्रैक्शनल पार्ट का बात कर रहे हैं. फ्रैक्शनल आ रहा है. 0.5575. 5575. यस मैम. ओके ठीक है 0.44 ही आ जाएगा. 57 आ रहा है तो उसमें से माइनस करोगे 1 में से तो 43 आना चाहिए ना. 44 मैम. ठीक है सो वही आंसर तो आ रहा है. फिर किसका क्या गलत हो रहा है बताओ जरा मुझे. करके देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा. ठीक है तो रैंक कोरिलेशन का और भी क्वेश्चन हम शेयर कर देंगे या फिर आपने जो कोरिलेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी को रैंक में कन्वर्ट करके सॉल्व करो. ठीक है डेटा आपके पास गिवन हो सकता है जैसे पहले था वैसा ही हो और उसको कन्वर्ट करना पड़े रैंक में फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़े. ठीक है तो वो करके देखो खुद से. अभिजीत म्यूट करो डिस्टर्बेंस हो रही है. ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिपीटेड रैंक होगा तो करेंगे. रिपीटेड रैंक यही रिपीटेशन अगर रैंक किसी का सेम आ जाए. कभी कभी ऐसा होता है एक ही दो स्टूडेंट को सेम रैंक दे दिया जाता है. इन दैट केस कैसे सॉल्व करना है वो बताना. ठीक है तब तक इसका प्रैक्टिस कर लेना. ओके देन. ओके मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. अटेंडेंस.